नमस्कार, BVN डिफेंस एकेडमी सीकर की ओर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि पहले की क्लासेज में अपने समांतर श्रेणी के अन्वय पद तथा n पदों के योगफल के बारे में अपने पढ़ा और उसकी शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन किया। इसी प्रकार आज की क्लास में अपने समांतर श्रेणी के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे और उनके विश्लेषण इस प्रकार से करेंगे कि अपना कोई भी प्रश्न है वो किसी प्रकार से गलत ना हो। इसके लिए अपने देखो, सबसे पहला समांतर श्रेणी का गुणधर्म कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद सार्वंतर शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और या कोई भी समिश्र संख्या हो सकती है। इस तरह से अपने पहले नियम के बाद में दूसरे नियम में देखो कि अपने को जो दिया गया है समांतर श्रेणी में, अगर ABC समांतर श्रेणी में है, ABC समांतर श्रेणी में है तो अपने सार्वंतर की परिभाषा से क्या जानते हैं? सार्वंतर की परिभाषा से देखो, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया D आया सार्वंतर, तीसरे में से दूसरे पद को घटाया तो सार्वंतर आएगा, जो कि समांतर श्रेणी की परिभाषा से हमेशा बराबर रहता है। अब इसमें मान कितना आएगा? 2B बराबर A प्लस C। ये प्रतिबंध आ गया। अपने पास कोई भी तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रखी है तो अपने पास ये नियम बना कि बीच वाले पद का 2 गुना प्रथम और तृतीय पद के योगफल के बराबर होता है। तो ये अपने पास है। अगर मान लो 4 पद आपको दे रखे हैं ABCD समांतर श्रेणी में है, उस केस में अपने पास अगर सार्वंतर अपने कैपिटल D ले लेने, सार्वंतर क्या ले लिया आपने? कैपिटल D ले लिया। तो इस स्थिति में पहला पद A है, दूसरा पद A प्लस कैपिटल D और तीसरा पद C है वो A प्लस 2D और चौथा पद क्या बन जाएगा? A प्लस 3D। इस तरह से बनेगा अपना पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो पहले और चौथे का योगफल करोगे और दूसरे और तीसरे का योगफल करो तो अपने पास देखो, पहले का योगफल और चौथे का करोगे तो 2A प्लस 3D और इसका आएगा 2A प्लस 3D। दोनों योगफल क्या है? बराबर आ गए। इसका मतलब पहले और चौथे पद का योगफल और दूसरे और तीसरे पद का योगफल हमेशा क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। उस समय श्रेणी कौन सी होगी? समांतर श्रेणी। तो ये आपके पास 2 नियम है, तो इनमें ध्यान रखोगे कि 3 पद दे रखे हैं तो कैसे करोगे और 4 पद दे रखे हैं तो किस तरह से करोगे। ओके, नेक्स्ट में कि जैसा कि आपने पढ़ा, यह पढ़ा कि 3 पद हो और वो समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का 2 गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर करते हैं। तो वो ही यहां पर आपके पास लिया जाएगा। देखो, पहले अपने प्रश्न को पढ़ते हैं कि पद कितने दे रखे हैं? 1, 2 और 3 पद दे रखे हैं। वो तीनों पद किस में है? समांतर श्रेणी में। किस में है? समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में इसीलिए अपने क्या करेंगे? बीच वाले पद का 2 गुना किसके बराबर रखोगे? पहले और तीसरे पद के बराबर रखेंगे। पहले और तीसरे पद के योगफल के बराबर आपने लिख लिया। सिंपल। अब इसको अपने सिंप्लीफाई करते हैं तो log 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू log m प्लस log n होता है तो इसको अपने जोड़ देंगे या गुणा करेंगे। अगर log के अंदर log m प्लस log n है तो क्या आ जाएगा? log mn आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अपने इसको log 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 लिखोगे। अब अपने पास कि ये 2 log फलन में क्वांटिटी लिखी हुई है, दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये जो दोनों मान है ये बराबर होंगे।
तो अपने पास क्या हुआ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3, ये क्या हुआ बराबर लिख दिया। अब अपने देखो सरलीकरण करने के लिए 2 की पावर x बराबर t रखोगे, 2 की पावर x बराबर क्या रखोगे t रखोगे, तो अपने पास ये बना t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2t प्लस 3, ये बनेगा। तो t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 2t प्लस में 6, अगर इसको अपने सरलीकरण करें तो अपने पास आएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएं तो t स्क्वायर माइनस में 5t प्लस में t माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें गुणनखंड करोगे t माइनस 5 और t प्लस 1, यानी आपके पास t की वैल्यू क्या आ गई 5 और दूसरी क्या आई t की वैल्यू माइनस 1। अब आपके पास दो मान आ गए, तो इसको t का मान अपने वापिस क्या रखोगे 2 की पावर x बराबर t रखा था, तो t का मान अपने पास क्या आ जाए 2 की x बराबर 5 और एक आ गया 2 की पावर x बराबर माइनस 1। अब आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा मान ले कौन सा छोड़े, यह आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस समय देखो चरघातांकी फलन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, चरघातांकी फलन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए 2 की पावर x बराबर माइनस 1 अपने नहीं लेंगे। इसका मतलब 2 की x बराबर क्या होगा 5 होगा। तो अपने पास x का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है x का, तो इसके लिए अपने दोनों तरफ चरघातांकी में है, इसीलिए अपने क्या करेंगे लॉग लेंगे, जो आधार यहाँ पर दिया गया वही अपने लॉग का आधार रखोगे। तो लॉग लिया जिसका आधार 2 है, तो लॉग 2 की पावर x इक्वल टू लॉग 2 आधार 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा x आगे आ गया, तो 2 आधार 2 का मान क्या हो जाएगा 1, तो x का मान आपके पास क्या आया log बेस 2 5 आ गया। इस तरह से अपने पास x का मान आपके पास ये प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, या देखो कि अपने पास श्रेणी में एक कॉमन सी बात आती है कि कई जगह अपने समांतर श्रेणी में a प्लस डी a प्लस 2d ये लेते हैं, कई जगह दूसरे मान लेते हैं। तो इनका अपने को जानना उचित है कि कब कौन सा मान लेना है और उसकी विशेषताएं क्या है वो देखो। अब देखो अगर आपके पास समांतर श्रेणी में योगफल दिया हुआ है, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल दे रखा है, तो उसके लिए मैं अलग चीज बता रहा हूं, वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसमें आप एक तो समपद लोगे और एक विषम पद लोगे, एक तो समपद मानोगे और दूसरे विषम पद मानोगे। तो विषम पद की बात आती है तो उसमें मध्य का पद अपने a ले लोगे, इस साइड में d जोड़ते जाओगे और इस साइड में d घटाते जाओगे, यानी 3 पद मानने हैं तो बीच वाला पद a माना, इस साइड में d जोड़ते जाओ और इधर d घटाते जाओ, तो ये तीनों पद क्या हुए समांतर श्रेणी में। तो विषम पद है तो इस समय सार्वंतर है आपके पास d रहेगा, सार्वंतर क्या रहेगा d। अगर 5 पद मानने हैं तो a प्लस d a प्लस 2d और इस साइड में अपने a माइनस d और a माइनस 2d, इस तरह से अपने 5 पदों तक मान सकते हैं। 3 5 7 जितने चाहें उतने मध्य का पद ले लेना, इधर d जोड़ते जाओ और इधर d घटाते जाओ, इस तरह से अपने पद ले सकते हैं। अगर आ जाए पदों की संख्या सम, पदों की संख्या सम आ जाए तो उस केस में
आपको मध्य पद दो लेने पड़ेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी, ये दो मध्य पद होंगे, ये दो मध्य पद होंगे। तो इस साइड में ध्यान रखना कि यहां सार्वंतर कितना था, विषम में d था, तो सम होगा, तो इस समय आपके पास सार्वंतर है वो क्या रहेगा 2d। इसका मतलब इस साइड में 2d जोड़ते जाएंगे और इधर 2d माइनस करते जाओगे। अगर आपको चार पद ज्ञात करने हैं तो इधर 2d जोड़ा तो कितना आया a प्लस 3d, और इधर जोड़ा माइनस में किया तो a माइनस 3d। इस तरह से आप चार पद ले सकते हो। अगर आपको 6 पद लेने हैं तो मध्य के पद तो अपने पास ये दो ही लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d और a प्लस 5d, और इसी प्रकार से a माइनस 3d और a माइनस 5d, ये इस तरह से आप पद ले सकते हो। अब आपके पास ये दिक्कत आती है कि ये पद कब लेने हैं, ये पद कब लेने हैं। इसका एक पॉइंट नोट रखना, अगर संख्याओं का योगफल दे रखा है या कोई संख्या को 5 भागों में बांटना है और समांतर श्रेणी में है, किसी विशेष संख्या को 5 भागों में बांटना है और प्रत्येक भाग समांतर श्रेणी बनाता हो, तो उस स्थिति में आप इन पदों को इस तरह से मानोगे। अब इसमें देखो, इसके आधारित अपने कुछ संख्याएं देखो किस तरह से आपको इनको मानना होता है। आपके पास दिया हुआ है संख्या 20 को 4 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि समांतर श्रेणी में है। अब संख्या क्या दे रखी है 20, यानी 4 संख्याओं में बांटा गया 20, इसका मतलब योगफल दिया हुआ है। जब आपके पास योगफल है दिया हुआ है तो अपने उन 4 पदों को इस तरह से मानोगे। अगर योगफल अपने पास नहीं होता तो अपने जो साधारण समांतर श्रेणी है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d यही लेंगे, और अपने पास योगफल है तब अपने इस तरह से ले। अब अपने पास कितने दे रखे हैं, 4 पद दिए हुए हैं, तो 4 पद दे रखे हैं तो इसलिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये अपने 4 पद मान लेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। अब इनका सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, योगफल। योगफल दे रखा है तो a माइनस 3d प्लस में a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस में a प्लस 3d इक्वल टू 20। तो अपने पास 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो 4a इक्वल टू 20, तो a इक्वल टू क्या आ गया 5। a का मान आपके पास 5 आ गया। अब आगे का जो प्रथम चीज पढ़ते हैं कि प्रथम और चतुर्थ भाग के, प्रथम और चतुर्थ भाग का गुणनफल और द्वितीय और तृतीय के गुणनफल का अनुपात 2/3 है। तो देखो प्रथम और चतुर्थ भाग, तो पहला a माइनस 3d और चतुर्थ भाग है a प्लस 3d, और द्वितीय और तृतीय a माइनस डी और a प्लस डी इक्वल टू 2/3। ये आपको प्रश्न में दे रखा। अगर अपने इसको हल करें तो अपने पास क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस के 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 2/3। a का मान भी रख सकते हैं, 5 है तो देखो a का मान रखोगे 25 माइनस 9d स्क्वायर इंटू में 3 इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, यानी a का मान रख लो, यहाँ a का मान रख लो, 5 रखोगे तो 25 माइनस d स्क्वायर। अब देखो 75 माइनस में 27d स्क्वायर इक्वल 50 माइनस 2d स्क्वायर।
ये इधर आएगा, तो 25d² इक्वल टू 25। तो d का मान d² बराबर क्या आएगा, 1 आ गया। तो d की वैल्यू क्या आएगी, +-1। d का मान क्या आया, +-1। अब देखो अपने ये मान यहां रखोगे, d का मान आ गया, a का मान आ गया, दोनों मान अपने पास आ गए। अब इन मानों को अपने यहां रखोगे, तो उस स्थिति में a का मान 5 है और d का मान आपने +-1 है, तो अपने +1 लिया। तो अपने पास यहां पर वैल्यू क्या आएगी, 5 - 3 2, 5 - 1 4, 6 8। इस तरह से अपने पास 2 4 6 8 ये अंक प्राप्त हो। अब देखो इसमें d का मान धनात्मक लिया, तो ये वर्धमान समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी, वर्धमान समांतर श्रेणी। अब अगर a का मान 5 लेते हो और d का मान -1 लोगे, उस स्थिति में क्या आ जाएगा अपने पास, 8 6 4 2। तो ये श्रेणी बनेगी। तो ये क्या, कौन सी बनेगी, हरात्मक अपने पास ह्रासमान समांतर श्रेणी बनेगी, क्योंकि यहां d का मान क्या है, -1 है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि जहां d का मान प्लस है वो वर्तमान श्रेणी होगी, और जहां d का मान नेगेटिव है वो ह्रासमान समांतर श्रेणी होगी। अब अपने को पूछा क्या है, न्यूनतम भाग का मान पूछा है, तो न्यूनतम संख्या अपने पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कई बार अपने पास इन प्रश्नों में ये आता है कि शॉर्ट ट्रिक अपने किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए देखो कि जैसे आपको दे दिया जाए कि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, योग 15 और गुणनफल 80 है। आपको एक प्रश्न दे दिया कि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में, योग 15 और गुणनफल 80 आपको दिया हुआ है। तो इस स्थिति में आपके पास ऑप्शन ऐसे होंगे, 2 5 8, दूसरा 1 5 9, तीसरा है 3 5 7, और चौथा ऑप्शन है 0 5 10। अब देखो आपके पास किसमें संख्याएं, समांतर श्रेणी में योग कितना 15 और गुणनफल कितना 80। इसका मतलब 3 संख्याएं हैं और 3 प्रतिबंध है। तो इसका मतलब एक ऐसा युग्म बनेगा जो तीनों को संतुष्ट करेगा, वो क्या होगा, युग्म अद्वितीय होगा। तो इसीलिए अपने देखो इसकी बात पहचान करते हैं। तो ये देखो ये भी समांतर श्रेणी में है, जिनका सार्वंतर 3, इसमें 4, इसमें सार्वंतर है वो 2 है और इसमें 5 है। सभी मान चारों ऑप्शन समांतर श्रेणी में है। योगफल देखते हैं, योगफल इसका भी 15 है, इसका भी 15 है, इसका भी 15 है और इसका भी योगफल क्या है 15 आ रहा है। इसका मतलब पहली और दूसरी दोनों शर्तों को संतुष्ट कर। अब तीसरी शर्त क्या है, गुणनफल 80 होना चाहिए। तो गुणनफल 80 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। इसमें अपने पास 105 आ रहा है और इसमें कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो 80 किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। तो वो संख्याएं कितनी कौन सी होंगी, 2 5 और 8 होंगी। इस तरह से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब इन बातों को इस तरह से अप्लाई करोगे। अब नेक्स्ट में जो है अपने पास की प्रश्न कि कई बार आपके पास 4 अंकों की संख्याएं आती है, योगफल दिया होता है
और उस समय डी का मान दिया होता है, आप उलझन भरी स्थिति में आ जाते हो। जैसे चतुर्भुज दे रखा है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, चतुर्भुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, जिनका सर्वांतर 10 है, तब वे कोण होंगे। ये प्रश्न आपके पास आया, सर्वांतर 10 है तब वे कोण होंगे। ऐसी स्थिति में देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। इसका मतलब अपने को योगफल दिया हुआ है तो योगफल को ले लेंगे। सर्वांतर 10 दे रखा है तो इसका मतलब अपने मान रखोगे तो क्या आएंगे? तो सर्व अंतर आपको दे रखा है, योगफल दे रखा है, तो अपने 4 पद मानेंगे तो a - 3d, a - d, a + d, a + 3d, ये 4 पद दे दिए। अब इनका योगफल आप निकालोगे तो a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस में a + 3d = 360। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो 4a = 360। तो a का मान कितना आ गया? 90। अब इस स्थिति में अपने पास जब a का मान प्राप्त हो गया तो आगे d का मान, अब ये नहीं है कि आप सर्वांतर d ले लिया, d = 10 लिख लिया, ये नहीं लोगे। अगर ऐसा d का मान आपने 10 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। मैंने ये बताया था कि समांतर श्रेणी के जब 4-6 पद दे रखे उस समय सर्वांतर कितना होगा? 2d। तो आप इसको 2d = 10 लिखोगे। किसके बराबर लिखोगे? 2d = 10 लिखोगे तो आपके पास d का मान कितना आया? 5 आया। इस चीज को आपको विशेष तौर से स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ज्यादातर गलती यही होती है कि d का मान 10 ले लेते हैं और अपना प्रश्न गलत हो जाता है। अब d का मान 5 और a का मान 90 आ गया तो वो यहाँ रखोगे तो अपने पास संख्या यहाँ क्या आएगी? 75, 85, 95 और 105 आएगी। तो इसका मतलब चारों कोण ये होंगे। अगर आपने d का मान 10 ले लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर अपने पास मान अन्य आएंगे जो कि क्या आएंगे? 90 - 30 60 और 80 100 और 120 आएंगे, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इस विशेष तौर से नोट रखना है कि कौन सा मान कैसे लेना है। ये आपका गलत होगा और ये राइट होगा। इस तरह से 4 संख्याएं दे रखी है, उस समय d का मान आपको क्या लेना पड़ेगा? जो सर्व अंतर है उससे आधा लोगे। ओके, चौथी प्रॉपर्टी आपने को दी गई है कि समांतर श्रेणी के प्रारंभ तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योगफल हमेशा समान होता है और वो किसके बराबर होता है? प्रथम और अंतिम पद के योगफल के बराबर होता है। जिस प्रकार से देखो आपके पास कोई भी श्रेणी दे दी जाए, जैसे मान लो ये दे दिया 2 4 6 8 10 12 14, ये श्रेणी है। देखो प्रारंभ से दूसरा पद लिया और अंत से दूसरा पद लिया, दोनों का योगफल किया तो कितना आ रहा है? 16। और पहले और अंतिम पद का योगफल भी कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। अगर प्रारंभ से तीसरा पद ले और अंत से तीसरा पद ले, दोनों का योगफल करोगे तो भी क्या आ रहा है? 16 ही आ रहा है। सभी का मान कितना आया? 16 आया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योगफल समान होता है और किसके बराबर होता है?
पहले और अंतिम पद के योगफल के बराबर होता है। जैसे अपने पास जैसे पद दे रखे हैं T1, T2, T3, T4, इस तरह से Tn तक दे रखा है। तो इस स्थिति में देखो पहले T1 प्लस Tn इक्वल टू T2 प्लस में Tn माइनस 1, सो ऑन T3 प्लस में Tn माइनस 2, इस तरह से ये मान चलता चलेगा। अब इसको प्रूव भी करना चाहे तो अपने पास ये है कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d प्लस में अपने पास आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे पहला पद निकाले तो a प्लस में n माइनस 2d। इस तरह से देखो पहले और अंतिम पद का योगफल करोगे तो कितना आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। और दूसरे और अंश से दूसरे पद का योगफल करोगे तो भी कितना आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। इस तरह से आपके पास चलता चलेगा। तो आपके पास प्रॉपर्टी है समांतर श्रेणी के प्रारंभ तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योगफल बराबर होता है। और किसके बराबर होता है, पहले और अंतिम पद के योगफल के बराबर होता है। अब देखो क्वेश्चन इसमें कि अपने को दिया हुआ है कि A1, A2, A3, A24 के लिए ये प्रतिबंध दे रखा है कि A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस में A24 इक्वल टू 225, ये आपको दिया हुआ है। तो देखो इसमें पद कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, पद है 24। ये प्रारंभिक है और ये अंतिम पद है। ये क्या है, प्रारंभ से पांचवा, और ये क्या है, अंत से पांचवा पद है कि नहीं है। ये प्रारंभ से पांचवा और ये अंत से पांचवा पद है। तो अपने क्या सीखा कि प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योगफल क्या होता है, समान होता है। तो इसका मतलब पहले और 24वें पद का योगफल, प्रारंभ से 5वें पद का और अंत से 5वें पद का, और ये प्रारंभ से 10वां पद है और ये अंत से 10वां पद है। तो इनका योगफल क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। और मान लेते हैं वो किसके बराबर है, x के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर है। तो अपने पास देखो इनका मान भी क्या आएगा, x, इसका मान x और इनका मान भी क्या आएगा, x आएगा। तो किसके बराबर हुआ, 3x बराबर कितना हुआ, 225। x का मान कितना आ गया, 75। x का मतलब क्या हुआ, पहले और 24वें पद का योगफल, पहले और 24वें पद का योगफल आपके पास क्या आ गया, 75 आ गया। यह आपके पास एक प्रतिबंध आ गया। तो आपको 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 24 बटा में 2, A1 प्लस में A24, पहला पद प्लस में अंतिम पद। तो इसका योगफल अपने पास क्या दिया हुआ है, 75 दिया हुआ। इसको गुणा करोगे तो अपने पास कितना आएगा, 900 आएगा। इस तरह से आप इनको अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें अपने पास ये दिया, प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योगफल क्या होता है, समान होता है। और वो किसके बराबर होता है, पहले और अंतिम पद के योगफल के बराबर होता है। अब इसी प्रकार से आपके पास श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी में 2, 5, 8, 11, 14 इस तरह से 16 दिया, 17,
20, 23 ये दिया। ये एक समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में देखो कोई भी पद उठाओ, जैसे 14 उठाया, अपने से समान दूरी पर, इससे समान दूरी पर एक तो पद ये है, यानी इस साइड में पहला और ये इस साइड में पहला है, तो दोनों का माध्य है वो बीच वाले पद के बराबर होगा। कहने का मतलब अपने से समान दूरी पर स्थित पदों का जो माध्य निकालोगे वो उस पद के बराबर आएगा। जिस प्रकार से आपने इधर से 2 पद छोड़ दिए, 14 के इस साइड में ये 2 पद छोड़ दिए और इधर भी 2 पद छोड़ दिए, अब अपने पास 5 है और यहां पर कितना है 23, दोनों का माध्य निकालोगे तो 14 ही आएगा कि नहीं आएगा? 14 ही आएगा। तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा, उनके माध्य के बराबर होगा। देखो इसमें कोई भी पद आप किसी प्रकार से, तो कहने का मतलब अपने पास हुआ कि जो भी पद निकालोगे तो इसका अपने उपयोग किस तरह से करोगे। देखो आपके पास मान लो पहला पद आपको दे रखा ए और 21वां पद दे रखा है बी, और आपको कह दिया जाए कि 11वां पद बताना है, तो क्या करोगे? 11वां पद कितना हो जाएगा? पहले और 21वें पद का क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा, यानी a प्लस b बाई 2 होगा, a प्लस b बाई 2 होगा। अब इसको अपने एक साधारण से प्रश्न की सहायता से इसको समझना चाहेंगे कि अपने पास प्रश्न है वो किस तरह के आते हैं। अब देखो जैसे आपको दे रखा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का m प्लस nवां पद 9 है, m प्लस nवां पद क्या है? 9 है, और m माइनस nवां पद है वो 3, तो अपने को ज्ञात करना है mवां पद क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में देखो आपके पास ये mवां पद है, जो इधर पद है वो टी एम प्लस nवां पद आपको दे रखा है, और एक इधर टी एम माइनस nवां पद है। देखो ये तो mवां पद है और ये m प्लस nवां पद है, तो ये mवें पद से n पद आगे है और ये n पद पीछे की तरफ है। इसका मतलब mवां पद है, इन दोनों का क्या होगा? समांतर माध्य होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए इन दोनों का समांतर माध्य अपने पास होगा। तो अपने इसको इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि mवां पद है वो क्या होगा? m प्लस n प्लस में m माइनस n वे पद का क्या होगा? समांतर माध्य, यानी 9 प्लस 3/2 बराबर क्या होगा? 6। इसका आंसर आ जाएगा। छठी प्रॉपर्टी, किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी अशून्य संख्या से बढ़ाकर, घटाकर, गुणा कर या विभाजित करके लिखने पर प्राप्त अनुक्रम भी एक समांतर श्रेणी होती है। कि क्या कहा गया है कि समांतर श्रेणी में अशून्य अचर संख्या को जोड़ें या घटाएं, गुणा करें या भाग दें तो समांतर श्रेणी ही रहेगी। जिस प्रकार से मैंने 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 ये एक समांतर श्रेणी है। इसके अंदर मैंने 1 जोड़ा प्लस 1 किया तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये अपने पास एक समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगी। अगर ये मैं -2 करूं तो अपने पास क्या आएगा? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह से चलेगा, तो ये भी एक समांतर श्रेणी आएगी। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा करूं तो इस समय देखो
4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, इस प्रकार से अपने पास एक नई समांतर श्रेणी बनेगी। और अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो 1, 5/2, 4, 11/2, 7, 17/2, 10, इस तरह से मुझे एक समांतर यानी 2 से क्या किया, भाग दिया। अब इसकी एक विशेषता देखो, जैसे मूल श्रेणी समांतर ये थी, जोड़ा, माइनस किया, गुणा किया और भाग दिया, उस समय समांतर श्रेणी प्राप्त हुई। अब इसके सर्वांतर का अपने विश्लेषण करते हैं कि सर्वांतर में क्या प्रभाव पड़ा। अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता सर्वांतर पर, सर्वांतर वो ही रहेगा जितना था। अगर गुणा करते हो तब नया सर्वांतर मूल सर्वांतर का उतना गुणा हो जाएगा जिससे गुणा कर रहे हो। 2 से गुणा कर रहे हो 2 गुना, 4 से गुणा कर रहे हो तो 4 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से भाग देने की प्रक्रिया में सर्वांतर है, जैसे अपने 2 से भाग दिया तो प्राप्त सर्वांतर है, प्राप्त श्रेणी का सर्वांतर है वो 2 से भाग हो जाएगा। अगर 3 से भाग दिया है तो प्राप्त समांतर श्रेणी का सर्वांतर है वो 3 से भाग हो जाएगा। इस प्रकार से अपने पास सर्वांतर पर फर्क पड़ेगा। ओके, इसके बाद में देखो कि 2 समांतर श्रेणियों का योग और अंतर भी एक समांतर श्रेणी होता है। जैसे अपने पास समांतर श्रेणी दे रखी है 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये दी हुई है। दूसरी है अपने पास -4, -2, 0, 2, 4, 6, ये आपके पास समांतर श्रेणी। अगर दोनों को जोड़ दो, क्या करो, दोनों को जोड़ना है तो जोड़ोगे तो अपने पास क्या आएगा, प्लस किया दोनों को, -3, 1, 5, 9, 13, 15, 17, इस तरह से यह समांतर श्रेणी प्राप्त हुई। तो इस स्थिति में अपने पास क्या प्राप्त हुआ, देखो इसका सर्वांतर कितना था 2 और इसका सर्वांतर कितना था 2। तो अब जो जोड़ के दोनों को समांतर श्रेणी बनाया तो वो श्रेणी तो समांतर श्रेणी रहेगी परंतु उसका सर्वांतर है, सर्वांतर कितना हो जाएगा, दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, दोनों के योगफल के बराबर होगा। अगर अपने दोनों को माइनस करें, क्या करें, माइनस करें, तब इसमें क्या आएगा, अब अपने माइनस किया, ये माइनस किया तो 5, 5, 5, 5, 5, 5, तो ये श्रेणी भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, परंतु इसका सर्वांतर है वो क्या हो जाएगा 0। यानी इसका भी 2 था और इसका सर्वांतर भी 2 था, तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, माइनस करोगे परंतु सर्वांतर क्या हो जाएगा, दोनों के अंतर के बराबर। जिस प्रकार से अपने एक नई श्रेणी और ले, जिस प्रकार से अपने नई श्रेणी ले कि 3, 6, 9, 12, 15 ये एक श्रेणी है, -5, -4, -3, -2 और -1 सो ऑन, इस तरह से है। माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, माइनस करोगे तो कितना आ गया 10, 12, 14, 16। अब इसका सर्वांतर कितना था,
इसका सार्वंतर था 3, इसका सार्वंतर कितना हो गया 1। अपने माइनस किया, इस श्रेणी में से इसको घटाया तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, दोनों के अंतर के बराबर, यानी कितना हो जाएगा, डी का मान कितना होगा 2। इस तरह से अगर अपने पास दो श्रेणियों को आपस में माइनस करते हैं तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, परंतु सार्वंतर भी क्या हो जाएगा, उनका माइनस हो जाएगा जो श्रेणी प्राप्त होगी उसका। इस तरह से अपने इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने को एक सीरीज दे रखी है और सीरीज है वो समांतर श्रेणी है, उसका अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। तो सबसे पहले अपने पदों की संख्या ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या अपने पास देखो, यहाँ d का गुणांक 2n है तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n+1 हो जाएगी, क्योंकि d का गुणांक हमेशा पदों की संख्या से क्या होता है, 1 कम। इस तरह से अब पदों की संख्या आपके पास आ गई तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटा में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो अपने पास पदों का योगफल क्या, ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या कितनी है, 2n+1। a का मान a है प्रथम पद और d का मान आपके पास क्या है, d है, ये दिया हुआ है। तो इस स्थिति में अपने पास पदों की संख्या दे रखी है तो पदों का योगफल निकालोगे तो 2n+1 बटा में 2। अगर अपने चाहे प्रथम पद दे रखा है आपको a और अंतिम पद दे रखा है तो अपने सीधा सूत्र अपने a प्लस में अंतिम पद nd 2nd ये लगाया, अपने पास बटा में पदों की संख्या कितनी है, 2n+1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या बचा, 2a प्लस में 2nd बटा में 2। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, a+nd। तो सार्वंतर कितना बच जाएगा, समांतर माध्य अपने पास क्या आएगा, a+nd। तो ये अपने पास प्राप्त होगा a+nd। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि t1 t2 t3 tn समांतर श्रेणी में है तो इस सारणी का मान क्या होगा। तो इस प्रॉपर्टी के लिए देखो, अगर कोई सारणी के पद या अवयव समांतर श्रेणी बना रहे हैं तब उस सारणी का मान 0 होगा जब उसका क्रम क्या हो, 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। क्रम क्या होना चाहिए, 3 या 3 से अधिक होना चाहिए, तभी यह संभव है। देखो इसकी स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने पास शॉर्ट ट्रिक है, वो ये है कि 3, 5, 7, 2, 6 और 10, 10, 20 और 30। क्रम कितना है, 3 का है। ये एक समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है और ये भी समांतर श्रेणी है, तो इसके सारणी का मान क्या आएगा, 0 आएगा। आप लोगों को ये अवश्य ध्यान रखना है कि ये समांतर श्रेणी में दूसरी पंक्ति भी समांतर और तीसरी भी समांतर श्रेणी में है, तो सारणी का मान क्या होगा, 0 के बराबर। अगर स्तंभ भी एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं तो भी उनका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इस तरह से अपने इनको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो अपने को जो दिया हुआ है कि tn+1, tn+2, tn+3, tn+4, tn+5, tn+6, tn+7, tn+8 यानी अपने इसको लिखें तो ये क्या होगा, nवां पद है समांतर श्रेणी का, ये n+1वां पद है और ये n+2वां पद है, tn+3, tn+4, tn+5,
tn+6 और tn+7, tn+8, तो इसका मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इस तरह से आप इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई अपने सारणिक में भी कर सकते हैं। सिमिलरली अपने पास प्रश्न आते हैं कि 2 श्रेणियां दे रखी है समांतर, उसमें कितने पद समरूप है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अपने किस तरह से अप्लाई करोगे, देखो इसमें अपने को 2 सीरीज दे रखी है, 5, 2, 5, 8, 11, 1, 7, 9, 3, 5, 7 और 101। ये आपको 2 समांतर श्रेणियां दे रखी। तो अपने क्या करोगे, पहला पद देखोगे कौन सा उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो अपने पास 5 आ गया। इसके बाद में देखो आप दूसरा पद मिलाओगे, क्योंकि सार्वंतर चाहिए, अपने पास इस श्रेणी को आगे लिखेंगे तो 9 और 11। दूसरा पद आपके पास कॉमन क्या आ गया, 11 आ गया। अब इस तरह से ये श्रेणी आगे चलेगी। अंतिम पद कौन सा कॉमन हो सकता है, वो 101 हो सकता है कि इस श्रेणी में भी हो, तो दोनों 101 है, वो दोनों में कॉमन हो सकता है। इसलिए मान लेते हैं कि 101वां पद है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि 179 तक ये सीरीज नहीं चल रही है, 101 से आगे उभयनिष्ठ हो नहीं सकते, इसलिए अपने 101 मान लिया कि ये पद होगा। तो अब देखो अपने पदों की संख्या निकालनी है, कितने पद है। ए का मान 5, डी का मान 11 - 5 6 आ जाएगा। ए और डी के मान आ गए। एनवा पद अपने मान लिया 101 वहां पद अनवा पद है। तो इस तरह से अपने इस मानों को रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 5 + n-1, डी का मान 6 = 101। ये 5 इधर जाएगा तो n-1 × 6 = 96। तो n-1 = 16, तो n = 17। तो उभयनिष्ठ पदों की संख्या कितनी आ गई, 17 आ गई। तीसरा ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। अब इस स्थिति में अपने पास जब बना पहला पद उभयनिष्ठ अपने निकाल लेते हैं, और आपको अगर सार्वंतर निकालना है तो सार्वंतर की शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, दोनों श्रेणियां हैं उनके सार्वंतर का लघुत्तम ले लेना। इसका सार्वंतर कितना है, 3, और इसका सार्वंतर कितना है आपके पास, 2। तो दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, एलसीएम 6 आ गया। सार्वंतर कितना होगा, 6 होगा। तो अगर आपको 2 समांतर श्रेणी दे रखी है, क्या दिया हुआ है, 2 समांतर श्रेणी दे रखी है, उनके उभयनिष्ठ पदों से बनी समांतर श्रेणी का सार्वंतर पूछा जाता है। सार्वंतर के दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा, लघुत्तम होगा। इस तरह से अपने सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। और इस तरह से अपने पास समांतर श्रेणी के पदों का योगफल और समांतर श्रेणी के गुणधर्म का उपयोग करते हुए अपने प्रश्नों को आसान से आसान बना सकते हैं। आज की क्लास में ये आपने जो पढ़ा वो समांतर श्रेणी के गुणधर्म पढ़े, इनको अपने सभी प्रश्नों में अप्लाई करके देखेंगे कि अपने पास समय है उसको बहुत अपने कम करने की कोशिश करोगे। इससे आगे का अपने नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।